भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। एआई से जुड़े खतरों पर भी होगी बात। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। सीपी जोशी बोले, शाम 5 बजे तक स्थिति हो जाएगी साफ। खुद को सीएम पद की दौड़ से बताया बाहर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल नई सरकार लेगी शपथ। डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय की कैबिनेट पर टिकी नजरें। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। कहा, जम्मू कश्मीर में दशकों तक लोगों के साथ हुआ विश्वासघात। हमारे मंत्रियों के लगातार दौरों और संवाद ने सद्भावना कायम करने में निभाई बड़ी भूमिका। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर गंभीर आरोप। कहा, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं सीएम। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आज व्हाइट हाउस में होगी बैठक। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहायता समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। और खेल की खबरों में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। नीदरलैंड्स को क्वार्टर फाइनल में 4-3 से दी शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भारत की मेजबानी में आज से 14 तारीख तक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में ये समिट होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जो इस समय सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि इसके जितने फायदे हैं उतने ही जोखिम भी हैं, जिन पर चर्चा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों की एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के बीच सिद्धांत और व्यवहार अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। Today, the world looks up to India for technology solutions. The world wants to partner with India for co-creation of technologies. The world looks for thought leadership on key issues like 6G, key issues like AI. भारत का लक्ष्य शिखर सम्मेलन के अंत तक AI पर एक घोषणा दस्तावेज के लिए सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना है, जो AI के जोखिमों से निपटने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। We are negotiating a declaration document which we hope we'll be able to arrive at some consensus. Basically, today the world's thinking on AI is kind of converging. People understand the dangers. People understand the potential, people look up to the benefits which can come, and people also, the entire world wants to put certain guardrails. भारत के आग्रह पर टिकाऊ कृषि के लिए AI के उपयोग को शिखर सम्मेलन के एजेंडे में जोड़ा गया है। जापान के ओसाका में आयोजित अंतिम GPAI में मुख्य जोर जिम्मेदार AI पर था। पिछले महीने UK में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद हालिया बैलेचले घोषणा और हाल ही में पारित EU AI अधिनियम को भी GPAI दिल्ली में अपनाई जाने वाली घोषणा में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान को आज नया मुख्यमंत्री मिलने की पूरी उम्मीद है। आज जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है। उन सभी का रजिस्ट्रेशन आज दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। विधायक दल की बैठक में संगठन की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे बैठक में मौजूद होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या राजस्थान में भी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला
फॉर्मूला अपनाएगी? क्या यहां भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है। रही बात सीएम के नाम की घोषणा की, तो उनके अनुसार आज शाम 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इस रेस में नहीं हूं। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल डोम तैयार कराया जा रहा है। इसमें करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता भी यहां होंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक राजेंद्र शुक्ला और दूसरे जगदीश देवड़ा। हमारे जो मार्गदर्शक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है, तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत जुटाने वाली भाजपा अब कल 13 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। शासन प्रशासन के अधिकारियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से समारोह की सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उससे पहले आज मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के राम मंदिर पहुंचे। विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें इस पद के लिए चुना है और वह छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आने वाले 5 सालों में हर संभव प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, विजय शर्मा और अरुण साव। इसके साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और ये मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत चुनौती भरा है और आज हम भगवान राम के दरबार में आए थे उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाएं, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाएं, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी के आधिकारिक लोगों में 2 बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव में इंडिया की जगह भारत लिखा गया है, वहीं दूसरे बदलाव में आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की रंगीन फोटो जोड़ी गई है। हालांकि लोगों पर हो रहे विवाद पर आयोग ने कहा है कि भगवान धन्वंतरी पिछले वर्ष से इसका हिस्सा रहे हैं, बस अब फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट की जगह रंगीन कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संसद में कहा कि भगवान धन्वंतरी भारत के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रतीक रहे हैं और एनएमसी के लोगों में सिर्फ तस्वीर को रंगीन किया गया है। भगवान धन्वंतरी की तस्वीर होना भारत के लिए न सिर्फ गौरव की बात है बल्कि देश को अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें आरोग्य का देवता भी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का न सिर्फ प्रण लिया है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में गौरव और गुलामी के अर्थ को परिभाषित किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। भारतीय नौसेना के ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक चिन्ह को लाया गया है। देश अपनी सशक्त तस्वीर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के लोगों में आज़ादी के पूर्व यूनान के देवता की तस्वीर को बदलकर भारत में स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी भगवान की तस्वीर लगाई गई है। यह हमारी विरासत और संस्कृति के लिए गौरव की बात है। भगवान धन्वंतरी के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मंदिर हैं।
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अखबार में लेख लिखा है। मुख्य बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया है कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आलेख में लिखा है कि पिछले कई दशक से जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। उन्होंने साथ ही कहा है कि सदियों तक उपनिवेश बने रहने के कारण तब का समाज भ्रमित हो गया। जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान ही हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। देश की आज़ादी के समय तब के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन तब इसके बजाय उसी भ्रमित समाज का दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया, भले ही इस वजह से दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला। जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वह राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात था। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था। अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। हमारी सरकार ने मंत्रियों के लगातार दौरों और संवाद ने जम्मू कश्मीर में सद्भावना कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान 150 से अधिक मंत्री स्तरीय दौरे हुए। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। साल 2015 का विशेष पैकेज जम्मू और कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेलों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने फुटबॉल खिलाड़ी अफशां आशिक को भी याद किया, जो दिसंबर 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाले एक समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उसने फुटबॉल की ओर रुख किया। उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उसने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ तो अलग अलग भाषा में भी ट्रांसलेट होगा, उसका भाषांतर होगा, उसका फिर सब लोग पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है उसमें एक प्रधानमंत्री जी बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रच रहे हैं। It is Chief Minister, I am saying it clearly, he is conspiring, he is sending these people to hurt me physically. And the Gundas are ruling. The constitutional machinery seems to be collapsing. They know if they continue this Gunda Raj cannot be allowed. Collapse of the constitutional machinery cannot be allowed. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ एसएफआई के काले झंडे के विरोध पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने कहा है कि राज्यपाल पर हमला राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के स्तर को दर्शाता है। The fact that he was attacked thrice during his travel from the Raj Bhavan to the airport, a distance of around 5 kilometers. And the fact that these people were let loose by the ruling front and police was made ineffective to suit the interests of the people who were there to attack the governor. Chief Minister and the Communist Party Secretary has been issuing threats to the governor during the last few weeks. The fact that the governor is upholding the law, upholding the constitutional values, taking a firm stand against the corruption of the state government, against the nepotism of the state government.
बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। इस दिशा में आयुष्मान भारत कार्ड एक गेम चेंजर साबित हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही लोगों को मौके पर ही आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। देखिए पटना से सलमान हैदर की एक खास रिपोर्ट। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जाहिर है कि चिकित्सा, शिक्षा और दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं भी अधिक हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के 2 कंपोनेंट हैं, पीएम जन औषधि योजना और आयुष्मान भारत कार्ड। इसके अलावा मातृवंदन योजना भी है, जिसमें गर्भवती और प्रसूता माताओं की बेहतर चिकित्सकीय देखभाल और नकद वित्तीय मदद भी शामिल है। मोदी की गारंटी वाला रथ इन दिनों गांव-गांव घूम रहा है। इसके तमाम उद्देश्यों में ये देखना भी शामिल है कि सभी पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल गया है या नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ जब सहरसा जिले के महिषी प्रखंड पहुंचा तो वहां हमारी मुलाकात मनोबर पंचायत के लाभार्थी हैदर अली से हुई। इनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। आयुष्मान कार्ड की वजह से इनकी दोनों आंखों का मुफ्त इलाज हुआ। हमको स्मार्ट कार्ड से बहुत बड़ा फायदा मिला, जो हमको दोनों आंख बन गया। हम गरीब आदमी नहीं बना पाते, लेकिन यही फायदा हमको मिला कि दोनों आंख हमारा बन गया। इस अभियान के तहत जागरूकता रथ मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड पहुंचा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड बांटे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर विकसित भारत के सपने को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। जो हमारा अलग अलग अधिकारियों के साथ और जनता के प्रतिनिधियों के साथ जो हमारा जो इंटरेक्शन रहा, उसके आधार पे हमें लगता है कि अभी भी इसको आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रयास करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर हमारे जो लीड डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए जो फॉलो अप एक्शन होता है, जो डेटा कैप्चरिंग है, जो मॉनिटरिंग है, उसके लिए आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं और उसके ऊपर हम पूरी नज़र रखेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। यहीं के मनीष सिंह को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना का हमको पता चला और उसमें अपना नाम चेक करवाएं और इसमें अपना नाम देखें और आज वो कार्ड बनवा लिए हैं। और आज वो कार्ड से करीब 2 साल से हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार इसमें हो रहा है और हम लाभ लिया। और मुजफ्फरपुर के पूरे भारत में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जिसको ये प्रधानमंत्री जी ने इसमें अटैच किया है। और आज इस कार्ड से पिछले साल भी हमने 1.5 लाख रुपए का उपचार करवाया है और सही उपचार और समय से उपचार होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि ये आयुष्मान भारत योजना को उन्होंने चलाया। आयुष्मान कार्ड का लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। जिन्हें अब तक नहीं मिला है उन्हें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अब कार्ड मिल जाएगा। और यही उद्देश्य है विकसित भारत संकल्प यात्रा का कि जिन्हें आयुष्मान गोल्डन कार्ड नहीं मिला है उन्हें मौके पर ही कार्ड दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पटना से सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और इस काम को करने के लिए वो यहाँ के सभी अधिकारियों की सराहना करती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लखनऊ ने देश को बहुत कुछ दिया है, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। उन्होंने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वो देश में दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।
नई दिल्ली में ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट के अवसर पर वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में होने वाले 2 दिनों के कार्यक्रम में समावेशी वित्त 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। बताया गया है कि 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वहीं भारत में अभी तक 92% वयस्कों के पास बैंकिंग खाता है। इसके साथ ही 18% खाते निष्क्रिय है। साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी इन खातों के लिए चिंता का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेंटिंग प्रदर्शनी में नारी शक्ति के प्रयास की झलक देखने को मिली है। इस प्रदर्शनी में वैसी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही है जिसे एक प्रोफेसर ने विपरीत हालातों में बनाया है। इससे छात्राएं प्रेरणा ले रही हैं। आइए देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में एक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जो पेंटिंग लगी है उन्हें बनाया है बॉटनी की प्रोफेसर डॉक्टर नीलम अत्री ने। बॉटनी की प्रोफेसर की रुचि पेंटिंग में शुरू से ही रही है, लेकिन उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू की जब वह बुरी तरह से अस्वस्थ चल रही थीं और कुछ दिन पहले उनके पति का निधन हो गया था। अपनी इसी पीड़ा पर मानसिक विजय का रूप देते हुए अपनी छात्राओं के लिए प्रोफेसर ने पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई है। अपनी पेंटिंग्स को यहाँ प्रदर्शित किया है। महिला महाविद्यालय में बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जिनमें बहुत हुनर है और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी हॉबी को, अपने शौक़ को, अपने हुनर को परस्यू करें, जो कि बच्चे कर नहीं पाते। वो अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में कुछ इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि अपने हुनर को नहीं आगे बढ़ा पाते। हुनरमंद बहुत बच्चे हैं और मेरे अंदर जो हुनर था उसको मैंने एक आयाम दिया है और अभी मेरी बहुत इच्छा है कि इसको मैं बहुत आगे ले जाऊं। इस प्रदर्शनी में हर विभाग की छात्राएं और छात्र पहुंच रहे हैं और वह अपनी रुचि के अनुसार पेंटिंग को देख समझ रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी पूरा होता दिख रहा है कि छात्राएं किस तरह से अपने एकाकीपन को अपनी रुचि में बदल सकती हैं। पेंटिंग में मुझे यहाँ पे यह बात अच्छी लगी कि जिस प्रकार आजकल के युवा अपना पूरा टाइम मोबाइल फ़ोन पर वेस्ट कर देते हैं, मैम ने यह बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि मैम ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह 1 साल की सर्जरी पर थी तो उन्होंने अपना पूरा टाइम पेंटिंग पे लगाया क्योंकि वह कोई और कार्य नहीं कर सकती थी। हमें भी आज सीख लेनी चाहिए कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और किसी ऐसे काम में देना चाहिए जिससे हम दूसरों को भी किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकें। हमारी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। हर एक पेंटिंग अपना एक अलग अलग इमोशन एक्सप्रेस कर रही हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पेंटिंग जो मैम ने जो है सिर्फ नाइफ से बनाया है, इसमें कोई भी ब्रश का यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा मैम ने फ्लूइड आर्ट, पोर्ट्रेट आर्ट, सर की खुद की एक पोर्ट्रेट आर्ट जो है मैम ने बनाई, अपनी मम्मी की बनाई है। इधर उनकी मम्मी की जो एक पोर्ट्रेट आर्ट लगी हुई है। सारी पेंटिंग एक से एक बहुत ही खूबसूरत है, अलग अलग विचार को एक्सप्रेस करिए। कि शायद इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत ही संभव नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनाया और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के कला को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। महिलाओं के लिए ये पेंटिंग प्रदर्शनी एक उदाहरण पेश कर रही है, वह भी महिला महाविद्यालय में जो छात्राओं और महिला अध्यापिकाओं का पूजा स्थल है। विपरीत परिस्थिति में इस तरह का पेंटिंग बनाना या रचना करना ये कोई महिला ही कर सकती है। महिला ने पेंटिंग बनाई, दिशा दी अपने विपरीत परिस्थितियों में और उनकी छात्राओं ने भी सराहा इनको देखकर इन पेंटिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन यह एग्जीबिशन एक महिला के दर्द को खुशी के रूप में बयां कर रहा है इस एग्जीबिशन के माध्यम से। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, महिला महाविद्यालय, वाराणसी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।